जाएंगे। और अभी आप लोगों ने पिछली क्लासेस में 9th में 10th में जो भी पढ़ा है, यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल, सेल डिवीजन, ये जो टॉपिक था आपका, ये आपके 9th के सिलेबस में था, 10th में नहीं था। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हमें बायोलॉजी को सीखना है, तो बायोलॉजी को सीखने के लिए हमें सभी बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा, और उन सभी बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे हम, तभी हम आगे की बायोलॉजी नीट के सिलेबस की जान पाएंगे, ठीक है ना, और उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जब तक हम किसी भी सब्जेक्ट को समझते नहीं है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना इम्पॉसिबल सा होता है। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना होता है। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, तो जो क्वेश्चंस हमने नहीं भी किए होते हैं कभी, जो क्वेश्चंस हमने कभी सीखे भी नहीं होते हैं, लेकिन अगर उस टाइप का कॉन्सेप्ट हमको पता है, तो हमारे क्वेश्चंस लॉजिक से क्लियर हो जाते हैं और उसका आंसर हम निकाल लेते हैं और एग्जाम को इजीली तरीके से क्वालिफाइड कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो हमें लाइफ की कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसको क्वालिफाइड करने के लिए हमें उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी होती है, और उस प्रिपरेशन में हमें क्या देखना होता है कि उस एग्जाम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी मेहनत की जरूरत है, कौन कौन से पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं, और आज का ट्रेंड क्वेश्चंस का क्या चल रहा है, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए, नए ट्रेंड को फॉलो करते हुए, और हम अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। जब हम प्री प्लान स्टडी करते हैं, तो हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकती है। इसलिए 11th की क्लास को अटेंड करने से पहले, 11th की क्लास में एंट्री करने से पहले, हम अपने पुराने नॉलेज को दोबारा रिगेन करते हैं और उसी नॉलेज के साथ नेक्स्ट क्लास में एंट्री करेंगे और देखेंगे कि हमें अब नई क्लास में नया क्या सीखने को मिल रहा है, और नए के साथ साथ पुराने को भी भूलेंगे नहीं, उसको भी कंटिन्यू अपने साथ रखेंगे और उस नॉलेज के साथ साथ आगे के नॉलेज को कंटिन्यू बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बेसिक जो हमारी लाइफ की है, यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल कहते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए बात करते हैं यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर? अब देखिए, जो यूनिट ऑफ लाइफ है, आपको बताया गया है कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है हमारी, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसे यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया? पहले तो क्वेश्चन यही आता हमारा कि जो सेल है, सेल को हम यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्लियर है ना? चलिए, यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो हम पहले क्या जानते हैं, लाइफ क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं क्या? लाइफ क्या होती है? जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि लाइफ क्या होती है, तो हम फिर उसकी यूनिट के बारे में क्या जानेंगे। तो पहले हम जाने लाइफ क्या है। देखिए, लाइफ एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। लाइफ एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट एक्टिविटीज का, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का, ठीक है ना। ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में जहां रहता है, जिस सिस्टम में रहता है, जो सिस्टम इस फंक्शन को कंटिन्यू करता है, उसे हम लिविंग बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग बॉडी कहते हैं। यानी लाइफ जो होती है हमारी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, लिविंग बॉडी में होती है। लाइफ के लिए लिविंग की जरूरत है, और कोई भी लिविंग सेल का बना होता है, कोई भी लिविंग सेल का बना होता है। अरे कोई भी लिविंग बीइंग है, अगर उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी जाएगी, तो उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेल तो होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि सेल ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाता है और उस ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को कंटिन्यू रखता है। सेल क्या है, कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, क्या इसे नेकेड आई से देखा जा सकता है या नहीं, कितना बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। देखिए, सेल के बारे में जो सबसे पहले बताया है 1665 में, 1665 में एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल की डिस्कवरी की है।
रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर्ड किया है और उन्होंने वो देखा कि सेल कैसा दिखता है, सेल कैसा होता है, ठीक है ना। और फिर जब उन्होंने सेल के बारे में देखा, सेल के बारे में बताया, तब जाना कि सेल भी कुछ होता है। सेल का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, जो जो टर्म सेल है हमारा, कह सकते हैं टर्म सेल, ध्यान रखिएगा, टर्म सेल, इन टर्म सेल टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, टर्म सेलुला, कहां से लिया गया, टर्म सेलुला से लिया गया। जो सेल टर्म है वो ग्रीक लैंग्वेज टर्म सेलुला से लिया गया है। इस सेलुला का मतलब क्या होता है, सेलुला मीन्स कंपार्टमेंट, क्या होता है इसका मतलब, कंपार्टमेंट। आपने रेलगाड़ी देखी होगी, रेलगाड़ी जो होती है हमारे, ट्रेन जो होती है, वो ट्रेन में कई सारी बोगीज लगी रहती हैं, उन्हें हम कंपार्टमेंट कहते हैं। अब देखिए, एक ट्रेन का फॉर्मेशन कई कंपार्टमेंट से मिलकर बनता है। सबसे आगे की ओर इंजन होता है, इंजन के पीछे जो भी उसके कंपार्टमेंट्स लगे रहते हैं। अब देखिए, अगर इनके सभी कंपार्टमेंट्स को अलग अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, तो क्या उसे ट्रेन बोलेंगे, नहीं। लेकिन अगर हम उन्हीं कंपार्टमेंट्स को एक सीधे सीरीज में जोड़ देते हैं तो उसे क्या नाम देते हैं, हम ट्रेन बोल देते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो भी कई बिलियंस नंबर ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन होता है, एक सिंगल उसका यूनिट सेल कहलाता है। लेकिन जब वही सेल्स आपस में कंबाइन होती हैं और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं तो उनका नाम भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे ट्रेन के जो कंपार्टमेंट थे वो आपस में कंबाइन होकर के एक नया नाम ट्रेन दे दिया, रेल गाड़ी नाम दिया। क्लियर। अब वहां ट्रेन के फंक्शन के लिए, ट्रेन के स्ट्रक्चर के लिए कंपार्टमेंट ही तो रेस्पॉन्सिबल है ना। बस उसी तरीके से किसी भी लिविंग बॉडी के फंक्शन के लिए, किसी भी लिविंग बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए जो रिक्वायरमेंट यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो क्या है, सेल है। और उसी को क्या कहा जाता है, देखिए यहां पे यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ तो लिविंग बीइंग में होती है और लिविंग ही लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए लाइफ की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, लाइफ के लिए रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारी क्या है, सेल है। इसलिए सेल को क्या कहते हैं हम, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे इसके बारे में। हमने बताया है कि जो टर्म सेल है वो किससे लिया है, ग्रीक लैंग्वेज सेलुला से लिया गया। इस सेलुला का मतलब क्या है, कंपार्टमेंट। और आगे भी बताया मैंने कि जैसे ट्रेन के कंपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़कर एक लॉन्ग सीरीज में ट्रेन का निर्माण करते हैं, ट्रेन की सिंथेसिस करते हैं, ट्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी तरीके से ये सेल्स भी हमारे कंबाइन होते हैं, आपस में कंबाइन होकर के सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जब आपस में कंबाइन होते हैं और एक स्पेशल फंक्शन के लिए डेफिनेट होते हैं तो इसे हम टिश्यूज कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स विच प्ले अ कॉमन फंक्शन, ध्यान रखिएगा, मोर देन वन सेल्स एक सिंगल ग्रुप में है और सभी सेल केवल एक ही फंक्शन को प्ले कर रही हैं, एक ही फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ऐसे कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम, टिश्यू कहा जाता है। हम सुना ही तो होगा, तू तो सुना ही होगा, टिश्यू कहा जाता है। और जब वही टिश्यू सब कंबाइन हो जाते हैं और वो सारे टिश्यू मिलकर के किसी एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तब उसे हम ऑर्गन बोलते हैं, ऑर्गन। जैसे स्टमक, स्टमक का मेन काम क्या है, डाइजेशन में रोल प्ले करना, फूड को स्टोर करना,
ठीक है ना। अब देखिए डाइजेशन से रिलेटेड जितनी फिनोमेना है, फूड को स्टोर करना, तो स्टमक से रिलेटेड है ना। तो स्टमक कोई एक टिश्यू से मिलकर नहीं बना होगा, स्टमक में कभी कई प्रकार के टिश्यूज होंगे, लेकिन वो सभी प्रकार के टिश्यूज आपस में कंबाइन हो गए और एक कॉमन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, जिसका नाम हमने क्या दिया, स्टमक। इसलिए स्टमक क्या हो गया, हमारा एक ऑर्गन हो गया, जो डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा है, फीडिंग में रोल प्ले कर रहा है, फूड स्टोरेज में रोल प्ले कर रहा है, डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है। इस तरीके से हमारे बॉडी में ऑर्गन्स बने, किससे, सेल से ही तो बने। पहला बेसिक यूनिट सेल है और सेल ने टिश्यू बनाया और टिश्यू से ऑर्गन। अगर सेल ना होती तो क्या टिश्यू बनते, नहीं, और टिश्यू नहीं बनते तो क्या ऑर्गन बनता, नहीं। इसलिए ऑर्गन के लिए एक बेसिक यूनिट क्या हो गई, सेल ही हो गई। क्लियर है ना। आगे देखते हैं, जब यही ऑर्गन कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना देते हैं, और वो सिस्टम एक कंप्लीट फंक्शन को कैरी करता है, कंप्लीट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें केवल एक ही ऑर्गन नहीं होता, मोर देन वन ऑर्गन्स होते हैं, और कई ऑर्गन मिलकर केवल बॉडी के एक फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरीके से हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम्स होते हैं, कई सारे सिस्टम्स होते हैं। हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेट 11 सिस्टम होते हैं। कितने होते हैं, 11 सिस्टम होते हैं। कई बुकों में कुछ एक दो इधर उधर करके भी दिया गया, नहीं अप्रोक्सीमेट इसलिए मैं बोल रहा हूं। 11 सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, 11 सिस्टम्स होते हैं, और ये सभी सिस्टम्स ऑर्गन से बने होते हैं। सभी ऑर्गन्स टिश्यूज से मिलकर बनते हैं, और सभी टिश्यूज, ध्यान रखिएगा, सेल से मिलकर बनते हैं। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, और सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि यही सभी ऑर्गन सिस्टम हमारे ह्यूमन की बॉडी को फॉर्मेशन कर रहे हैं, ह्यूमन की बॉडी की सिंथेसिस कर रहे हैं, ह्यूमन की बॉडी की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप बताइए, जब ये हमारे सभी सिस्टम्स ह्यूमन की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, अगर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा तो क्या ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट करेगी, ह्यूमन की बॉडी बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसलिए ह्यूमन की बॉडी बनने के लिए ऑर्गन सिस्टम चाहिए, और ऑर्गन सिस्टम के लिए तो ऑर्गन चाहिए। जब ऑर्गन ही नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम कहां से आएगा। इसलिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ऑर्गन चाहिए। और ऑर्गन कैसे बना है, टिश्यूज से मिलकर, और जब टिश्यूज ही नहीं होंगे तो ऑर्गन कहां से आएंगे। इसलिए टिश्यूज चाहिए, और टिश्यू किससे मिलकर बने, सेल से बने हैं, और जब सेल ही नहीं होगी तो टिश्यू कहां होंगे। इसलिए सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जानने के लिए लिविंग बीइंग में हमें किसको जानना होगा, सेल के बारे में जानना होगा। तो अब हम देखेंगे सेल के बारे में, उसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। सेल को मैंने बताया है कि जो हमारी सेल है, ध्यान दीजिएगा, सेल इज द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटी, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और एनी लिविंग बॉडी। ध्यान रखिएगा क्या बोला गया, सेल किसी भी लाइफ की, किसी भी लिविंग बॉडी की सबसे छोटी, यानी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्लियर। अब देखिए इसके हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले, फिर बाद में बात करते हैं हम ये स्ट्रक्चर कैसे है और फंक्शन कैसे रोल प्ले करती है। तो जरा ध्यान दीजिए, सेल को सबसे पहले मैंने बताया रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। तो इसके डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। डिस्कवरी सभी आप लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, और आज आप देख रहे हैं हमारे साथ। चलिए देखते हैं डिस्कवरी किसने की। इन 1665 रॉबर्ट हुक
डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम सेल कहां? इन कॉर्क स्लाइस, इन कॉर्क स्लाइस। ध्यान दीजिए, इन्होंने कॉर्क स्लाइस में देखा। कैसे देखा, क्या देखा? लिविंग थी कि नॉन लिविंग, लिविंग थी कि डेड थी? ध्यान दीजिए यहां पर कॉर्क स्लाइस में देखा। इन्होंने जो पहली बार सेल देखी थी, ध्यान दीजिएगा, जो सेल देखी थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल थी, वो प्लांट सेल थी। तो कह सकते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल इज प्लांट सेल एंड डेड। और देखिएगा, प्लांट सेल थी और वो भी डेड थी, और अपने ही माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने जो माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था, तैयार किया था, उसी माइक्रोस्कोप के द्वारा उसकी स्टडी की थी। और कह सकते हैं रॉबर्ट हुक saw the cell wall of plant cell through microscope which is prepared by himself, जिसको इन्होंने स्वयं तैयार किया। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप तैयार कर लिया तो देखने के लिए कुछ इधर से उठाया, ये सेल की डिस्कवरी नहीं कर रहे थे, ये माइक्रोस्कोप तैयार कर रहे थे। और माइक्रोस्कोप तैयार हो तो उसके बस परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उन्हें लकड़ी का कॉर्क मिल गया, और कॉर्क को स्लाइस को पतला स्लाइस काट करके उसके नीचे लगा दिया, और देखा उसमें किसकी तरह, बेंजीन की हेक्सागोनल रिंग की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और एक छोटे छोटे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। लेकिन वो सेल तो डेड थी, क्योंकि कॉर्क डेड था, इसलिए उसमें केवल सेल वॉल ही दिखाई पड़ा और कोई कंपोनेंट नहीं दिखाई पड़ा। तो रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक, क्या प्लांट सेल इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। कैसा था प्लांट सेल? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, एंड ईच सेल अटैच्ड विद ईच अदर, हर सेल एक दूसरे से अटैच होते हैं, इनके बीच कोई इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं होता है, तो कह सकते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड ईच सेल अटैच्ड with each other like honeycomb, no space between two cells, no space between two adjacent cells। क्लियर है ना? किन्हीं भी दो एडजेसेंट सेल के बीच कोई स्पेस नहीं, मतलब इनमें इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं होता है, तो कह सकते हैं नो इंटरस्टिशियल स्पेस इन प्लांट्स। क्लियर है ना? प्लांट्स में कोई इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं होता है। हनीकॉम्ब कैसा था? देखिए, हनीकॉम्ब कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया, ये इस तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, सभी लोग ड्रा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से इन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, क्लियर है?
इस तरीके से ये हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है ना। और यहां पर ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ना, ये बाउंड्री जो है ये सेल वॉल है, क्लियर है ना। क्या है इसमें, सेल वॉल है। ये हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। तो इस तरीके से ये था रॉबर्ट हुक द्वारा देखा गया स्ट्रक्चर, क्लियर। तो देखिए क्या है, आगे देखते हैं। अभी आपने देखा जब रॉबर्ट हुक ने प्लांट की सेल को देखा तो क्या देखा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल वॉल, डिस्कवर्ड सेल वॉल। रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की डिस्कवरी की थी, सेल की नहीं, लेकिन क्रेडिट सेल भी इन्हीं को जाता है, क्योंकि सेल वॉल भी तो सेल के चारों तरफ पाई जाएगी। और इन्होंने ही एंड गिव नेम सेल, और सेल नाम भी दिया था इन्होंने। जो इन्होंने सेल देखी थी, ध्यान दीजिए, वो लिविंग नहीं थी, तो कह सकते हैं ही सा डेड सेल। क्या देखा, डेड सेल देखा था इन्होंने। केवल सेल वॉल देखी थी इन्होंने, डेड सेल मतलब क्या हुआ, नो प्रोटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म में कोई भी लिविंग मैटर था ही नहीं, नो प्रोटो, तो मतलब क्या हुआ, इसमें सेल वॉल देखी थी, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक सेल क्या होती है, इसके बात करते हैं हम। वही हो गया हमारा, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल जो होती है बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, क्लियर। अब देखिए आगे बात आई कि जब डेड सेल रॉबर्ट हुक ने दी, तो फिर लिविंग सेल किसने दी। हाँ, उसके पहले देखिए रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में जो भी देखा, जो भी बताया, वो सब इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में एक्सप्लेन किया। तो कह सकते हैं अबाउट सेल रॉबर्ट हुक एक्सप्लेन इन दियर बुक माइक्रोग्राफिया। बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया, क्लियर, ठीक है। इसके बाद 1665 में तो इन्होंने डेड सेल को देखा। 1672 मतलब 1672 में एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने पहली बार लिविंग सेल की स्टडी की, और उन्होंने उसके साथ साथ कई सेल के बारे में, कई डिफरेंट लिविंग सेल की स्टडी की और कई डिफरेंट लिविंग सेल के बारे में बताया। चलिए देखते हैं लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की। बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। और खास बात, और इन्होंने भी जो डिस्कवरी की वो अपनी ही माइक्रोस्कोप के थ्रू, इन्होंने भी माइक्रोस्कोप खुद तैयार किया और उस माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इन्होंने लिविंग सेल को देखा, और उस लिविंग सेल में कोई एक प्रकार, कई प्रकार के लिविंग सेल देखी, माइक्रो लेवल पे थे। इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि सेल तो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया हाई फ्रीक्वेंसी का, तब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना शुरू कर पाया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना चालू हुआ। इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं।
चलिए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल इन 1672। In 1672, Antony von Leeuwenhoek, Antony von Leeuwenhoek discovered living cell by their microscope. Like bacterial cell, यानी इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को देखा, इसके बाद इन्होंने प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोन्स, स्पर्मेटोजोन्स, बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोन्स, स्पर्मेटोजोन्स की स्टडी भी की इन्होंने, ठीक है ना। तो ये थे हमारे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जिनकी इन्होंने स्टडी की थी, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो कह सकते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक also known as father of, ध्यान रखना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि माइक्रोब्स की स्टडी इन्हीं के बाद स्टार्ट हुई, पहली बार इन्होंने शुरुआत की थी और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से लिविंग सेल की स्टडी हो गई। अब देखिए सेल को एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना रोल प्ले किया, ठीक है। एक साइंटिस्ट का नाम आता है डुजार्डिन, ठीक है ना, डुजार्डिन ने एक नाम दिया था सार्कोट। लिविंग मैटर ऑफ सेल कॉल्ड सार्कोट, ये कहा था डुजार्डिन। सेल के अंदर जो भी लिविंग मैटर है उसे सार्कोट कह सकते हैं, ये किसने कहा था? डुजार्डिन। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए और भी कई साइंटिस्ट हैं, ठीक, कई लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट अलग दिए। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया? हक्सले, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा? टर्म प्रोटोप्लाज्म was given by हक्सले नहीं, सॉरी, given by पुरकिंजे। किसने दिया था? पुरकिंजे ने। और यह भी कहा कि जो लिविंग मैटर सेल है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, एंड लिविंग मैटर ऑफ सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये किसने कहा? पुरकिंजे ने। क्लियर है ना। फिर बताया प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये कहा है हक्सले ने। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये किसने कहा? कॉल्ड बाय हक्सले ने कहा। क्लियर ना। इस तरीके से ये कुछ इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे सेल की हिस्ट्री के बारे में। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी हमने डेफिनेशन बताया था कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द। तो सेल को एक्सप्लेन करने के लिए सेल थ्योरी भी दी गई है। सेल को एक्सप्लेन करने के लिए सेल थ्योरी भी, दो साइंटिस्ट हैं, जर्मन साइंटिस्ट हैं, एक बॉटनिस्ट है और एक जूलॉजिस्ट, जिनका नाम सुना होगा आपने, स्लीडन एंड स्वान, मैथ्यू
सिलेडन एंड थियोडोर स्वान, उनका नाम। इसमें जो स्लीडन है वो हमारे बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया, प्लांट की बॉडी के बारे में बताया। और जो स्वान जी हैं वो जूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एनिमल सेल के बारे में और एनिमल की बॉडी के बारे में बताया। बाद में स्वान जी ने ही सेल के बारे में एक हाइपोथेसिस दी और उसी हाइपोथेसिस को बाद में सेल थ्योरी नाम दे दिया गया और सेल थ्योरी के रूप में उसे एक्सेप्ट किया गया। क्लियर है ना? तो आइए बात करते हैं हम लोग सेल थ्योरी के बारे में, क्या थी वो सेल थ्योरी और उसके अकॉर्डिंग स्लीडन एंड स्वान ने सेल के बारे में क्या बताया। क्लियर? चलिए देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में।